बहुत सारा अब सोशल मीडिया बहुत आ गया है, इन हो गया है, और यूट्यूब से भी लोग बहुत काम कर रहे हैं, उस पर भी टिकटॉक से बहुत लोग आ रहे हैं। अच्छा, वो जो लोग आ रहे हैं वो एक्टर नहीं है, उनके बारे में क्या ख्याल है? शौक तो है उन्हें, शौक तो है बिल्कुल। और बहुत हाँ। शौक है, लेकिन वो हार्डकोर क्राफ्ट नहीं है। शौक होना और चलने के लिए एक बात को परफॉर्म करना और 2 घंटे के लिए यहाँ थिएटर प्ले करना, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। बिल्कुल। अगर आप उन्हें बुला भी लें, उनके अंदर भले शौक हो, उनको बोलें कि ये 2 घंटे का प्ले है, थिएटर प्ले, हैमलेट आप परफॉर्म करें, तो वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हैमलेट को ट्रेनिंग है, परफॉर्मेंस है, कैरेक्टर को सस्टेन किस तरह करना है, डेवलप किस तरह करना है, डिज़ाइन किस तरह करना है। तो वो मेरे हिसाब से, अगर मैं कोई फिल्म करता हूँ या मैं कोई अगर थिएटर प्ले डायरेक्ट करता हूँ या टीवी प्ले डायरेक्ट करता हूँ, तो मेरे हिसाब से वो उनका जो स्किल सेट है वो मेरी इमेजिनेशन, या अगर मैं कोई बड़ा शाहकार क्रिएट करने के चक्कर में हूँ तो वो मैच नहीं करेंगे मेरे साथ। सही। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं हूँ तो मेरे साथ मैच नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली टीवी पे बहुत वेलकम है। हाँ, इसीलिए तो मैं हाँ, सवाल और बहुत इजी है, तो इजी है एक्सेस, तो लेकिन दुनियादार में ये काम आसान नहीं है, और इस काम का एक्सेस भी आसान नहीं है। हाँ, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इंडिया के अंदर कम टैलेंटेड लोग हैं नहीं, मतलब कि जो सुप्रीम होता है ना, वो टॉप पे होता है। पहले सिंगिंग को ले लो, एक्टिंग को ले लो, सुप्रीम। सही। दुनियादार में भी यही है, जो सुप्रीम टैलेंट है वो मेन स्ट्रीम के ऊपर राज करता है। तो हम ये इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं अपने चैनल्स को लेकर? हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो इसको सही कैसे कर सकते हैं, इस पूरे सिस्टम को? मुझे लगता है कि जिनके पास पैसा है और वो काम कर रहे हैं और काम डेवलप कर रहे हैं, जिससे जॉब्स निकल रही हैं, एम्प्लॉयमेंट्स निकल रही हैं, जिसमें हर किस्म के लोग आकर काम कर रहे हैं। अब उसमें कुछ पढ़े लिखे भी हैं, कुछ लोगों को नहीं पता, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। तो मेजरली जो मुझे लगता है कि वो तो अपनी तरफ से एक अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पास पैसे हैं, वो उनकी नीयत है इंडस्ट्री में रहने की, और प्लस जो उसके सिर्फ पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसे के अलावा इस काम को लेकर एक विज़न है और इस काम की एक नॉलेज है, और एक तो आर्टिस्टिक नॉलेज हो गई, एक बिजनेस की नॉलेज है। आर्टिस्टिक नॉलेज में मुझे लगता है कि थोड़ी सी कमी है। दुनियादार में आर्ट को बेचा जाता है, उसके लिए MBA सारी चीज़ जाता है, ठीक है, कि ये मैंने क्रिएट किया है, ठीक है, ये मैंने फिल्म बनाई है, तुमने ये बेचनी है, सही। और तुम्हारा कमीशन क्या होगा, तुम्हारे पैसे ही हैं। हमारी उल्टा, हमारे कहते हैं कि तुम होगे आर्टिस्ट, तुम होगे क्रिएटर, तुम होगे प्रोड्यूसर, लेकिन हम बताएंगे मैं इतनी आसानी से बेच सकूंगा, तो वो आसान चीज़ तुम तैयार करो। तो इसीलिए चैलेंजेस जो है ना, क्रिएटिव मीडिया में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो खुद को चैलेंज देना है, वो नॉर्म्स को चैलेंज देना है, और क्लीशेस को ब्रेक करके कोई नई चीज़ इवॉल्व करनी है, कोई नई चीज़ क्रिएट करनी है। तो वो जो फिल्म बना रहे हैं आप, उसके बारे में कुछ बताएं कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अब वो रिलीज़ कब हो रही है, हम कब देख सकेंगे उसको? फिल्म उसका नाम है मदारी। मदारी का सिंबल ये है कि डुगडुगी उसके हाथ में होती है, और बंदर जो है वो नाच रहा होता है। बंदर की हिस्ट्री हमें सबको पता है, सही। इंसान की हिस्ट्री भी सबको पता है। तो डुगडुगी जो है तब से बज रही है और हम अब तक नाचे जा रहे हैं। सही। मतलब ये नाच ऐसा नाच है जो अब तक रुका ही नहीं है। अब उसके दायरे बहुत सारा है, इस दायरे में नाचते नाचते किसी और दायरे में आ जाते हैं, यहाँ से निकलते कहीं और चले जाते हैं। तो ये दायरा रुकता तब है जब मौत हो जाए। तो ये भी ऐसे ही है। इसमें बेसिकली कराची जो सेटिंग और बैकड्रॉप है स्टोरी का, वो कराची 2000 है। अच्छा। इट्स बेसिकली अ क्राइम थ्रिलर, और ये मैंने को राइट की है। मेरा जो को राइटर है सराजू सालिकान, ये ज़ाविस्ट का फिल्म ग्रेजुएट है, और को प्रोड्यूस भी किया उसने। तो को राइट, को प्रोड्यूस और डायरेक्ट सराजू सालिकान। अच्छा। उसने ऐसी है शगल में एक बात की कि
यार कुछ करें मिलकर। तो मैंने कहा कि करते हैं। मैंने कहा यार बना तो लेंगे, मेरे दिमाग से तो निकलेगा वो, ना सास निकलेगा, ना बहू निकलेगा, ना हलाला निकलेगा, ना तलाक निकलेगी, ठीक है, ना वो ख़ानदानी नाचाकी निकलेगी। ये तमाम चीज़ें मेरे दिमाग, मैंने कहा निकलेंगी, लेकिन उसका रीज़न कुछ और होगा। ये तो रिएक्शनरी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारी पूरा ड्रामा बन जाता है। वेयर इज़ द एक्शन? एक्शन में बातें नहीं होती। ये तमाम चीज़ें होती क्यों हैं? जो होती हैं, पहला एपिसोड वहाँ से एंड होता है। सही। और अभी था क्यों, ये बने क्यों ऐसे, ये क्यों है जालिम, ये क्यों है इतना अच्छा? तो अच्छा जो होता है वो एंड तक अच्छा रहता है, जो बुरा है वो एंड तक बुरा रहता है। बुरा क्यों बना है? कहानी ये, कहानी इधर, कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है, वहाँ से हम लोग का ड्रामा शुरू होता है एक्चुअली। तो ये हकीकत है। बुरा है क्यों, बुरे बनने का प्रोसेस क्या है, कौन से फैक्टर्स से जिसने उसको मजबूर किया ये रास्ता चूज़ करने के ऊपर? क्या ये कभी तब्दील होगा या ये ऐसे ही विलन बनेगा? तो ज़िंदगी में लोग चेंज होते हैं, कहीं से शुरू होते हैं, कहीं पहुंचते हैं। पॉजिटिव शुरू होते हैं तो नेगेटिव एंड होते हैं, नेगेटिव शुरू होते हैं तो पॉजिटिव एंड होते हैं। तो ये आर्क्स होते हैं, सही है, आम इंसानों के। तो कहानी जो है ना, वो ज़िंदगी की ट्रू डिपिक्शन ही होती है, भले वो फिक्शन में हो। लेकिन ये जो बेसिक रूल्स हैं यहाँ से वहाँ पहुँचने के, वो आप इग्नोर नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। मोस्टली इसीलिए तो हमारी कहानी के अंदर, हमारी कहानियों में मेजर फंडामेंटल मुझे प्रॉब्लम लगता है वो कंटेंट में है, और वो यही है, शुरू से लेकर आखिर तक जो जैसा है वो वैसे ही रहता है। और अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो मुंह बंद कर लेता है और चुपचाप सहता रहता है। और वो तो हीरोइन होती है ना, कुछ कहता नहीं है। जबकि हीरो भले वो मेल हो या फीमेल हो, प्रोटैगनिस्ट भले वो मेल प्रोटैगनिस्ट हो, फीमेल प्रोटैगनिस्ट हो, उसका मेजर सीड, फलक्रम और फंक्शन ही यही है कि जो हो रहा है उससे रिबेल करना। बिल्कुल, वही तो कॉन्फ्लिक्ट है। तो इफ देयर इज नो conflict, then there is no drama. एग्जैक्टली। तो आगे कहने की जरूरत नहीं है। तो अभी जो नए लोग आ रहे हैं, अभी बहुत सारे यंगस्टर्स आ रहे हैं, बहुत मुख्तलिफ कराची में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो मीडिया साइंसेज वाले, वो इस तरह के बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो आ भी रहे हैं। कुछ बहुत अच्छे निकल आते हैं, कुछ लोग नहीं निकलते। तो उनके बारे में क्या ख्याल है, उनको कुछ आप कहना चाहेंगे, कोई मैसेज, कोई ऐसी चीज़? उनके बारे में यही है कि उनको एक टिप दे रहा हूँ। टिप यह है कि जिस तरह मैं अभी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो वहाँ कभी अच्छा कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं और वो अच्छे हैं, टाइम पर चेक देते हैं, टाइम पर पैसे देते हैं और मुझे महीना ख़त्म होने से पहले मुझे आता है। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन वो चंद है। और जब किसी दूसरी जगह पे जाता हूँ तो वहाँ पे कभी कभी कहते हैं यार बहुत अच्छा एक्टर। मैंने थैंक यू, तो वाकई में तुम लोगों को तो इंडिया में होना चाहिए। तो मैंने कहा है, मैंने कहा हाँ, कहते ब्रिलियंट एक्टर्स, सीरियसली इंडिया में होते तो पता नहीं कहाँ से कहाँ होते। ये कौन कह रहा है? जिसने काम जो खुद इंडस्ट्री है। मैंने कहा ठीक है कैरेक्टर, मैंने कहा सर ये, मैंने कहा लीड नहीं देंगे? मैंने कहा नहीं तुम तो कैरेक्टर एक्टर हो, तुम लोग को लीड कहा। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा पैसे छोड़ो यार, पैसे भी लोगे। कैरेक्टर एक्टर। हाँ कैरेक्टर एक्टर। तो मैंने कहा हाँ, वो बोल कितने लोग हैं, मैं कोट करता हूँ, लेकिन नहीं ये पैसे हीरो के होते हैं। मैंने कहा जो काम नहीं करता उसके पैसे। हम इतनी मेहनत करते हैं। फैक्ट इन शॉर्ट ये तो हम लोगों की वर्थ है और हम लोग ये भी समझा जाता है कि हमें इंडिया में होना चाहिए। और लेकिन रियलिटी ये है, जो इंडस्ट्री है वो हम लोगों को उस तरीके से जो पे स्केल है वहाँ पर उस तरीके से इन्होंने अपने दिमाग में इन्होंने स्लैब्स बनाए हैं कि हीरो होगा तो उसके इतने पैसे हैं और भले उसे एक्टिंग ना आती हो, एक लाइन भी बोलनी नहीं आती उसे, उसके पैसे हाई। और जो सेकेंडरी रोल्स हैं उसमें भले ब्रिलियंट एक्टर है उसके पैसे कम। तो यंगस्टर्स के लिए मेरे लिए है कि ये हार्श रियलिटीज़ हैं, इन रियलिटीज़ को देखते हुए आएँ। और अगर आपका विजन शॉर्ट टर्म है
तो ज़रा सोच लें। अगर आपका विजन बड़ा लॉन्ग टर्म है, मैं तो दूर से मारता हूँ। हाँ। मैं अगर मुझे पंच मारना होता है तो मुंह पे नहीं मारता, मैं पहले जाऊँगा सदर। तो आई एम अ प्लानर एक्चुअली, तो आपका करता भी हूँ प्लान। तो अगर आपका विजन बड़ा तो फिर आए, प्रॉब्लम्स है तो, लेकिन काम भी हो। कुछ लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कुछ लोग हैं आपको वाकई में गले लगाएंगे, सर पे बैठाएंगे और आपके साथ बात करना पसंद करेंगे, आपको काम भी देंगे और पसीना खुश्क होने से पहले आपको आपका पैसा भी देंगे। सही। तो कुछ अच्छे लोग थे। नहीं तो एक्टर अब जैसे दोनों साइड बता दी है दोनों मैंने। साइड आपने बता दी बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ एक्टिंग नहीं की जा सकती, सिर्फ एक्टिंग आप अपना प्रोफेशन ही बना सकते, आपको उसके साथ कोई और स्किल भी सीखनी पड़ती है। लेकिन बिल्कुल आपने तो बहुत फोकस किया एक्टिंग पे ही, तो क्या ये सही है या उसके साथ कोई साइड बिजनेस कोई ऐसी चीज़ रखें कि आपका घर का चूल्हा जलता रहे? अगर हमारी यहाँ मार्केट सिर्फ हार्डकोर एक्टर की होती तो मैं ये मशवरा नहीं देता किसी को कि यहाँ पे सिर्फ हार्डकोर एक्टर्स की वर्थ है। चूँकि हमारे यहाँ अभी इस चीज़ की इतनी अवेयरनेस डेवलप ही नहीं हुई है कि एक एक्टर को ही कास्ट करना चाहिए। अभी मेजरली हमारे यहाँ क्या हो रहा है, वो लोग जो 10-12 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, कि वो लोग वेट कर रहे थे कि यार अब हम लीड रोल्स पर आएंगे, अब इवेंचुअली वही है कि इंडस्ट्री ने सारे सिंगर्स को पकड़ के लीड रोल्स दी थी। जितने भी सिंगर्स थे उन सबको उठा के इन्होंने स्टार्स बना दिए हैं और प्लस लीड रोल्स दिए हैं सबको। तो ये वो मतलब कि एक इनजस्ट के आप एक चीज़ कह सकते हैं कि जो लड़का भले वो एक्टर हो या ना हो, भले वो गोरा दिखता हो, रिगार्डलेस इस चीज़ से, वो 10 साल से एक चीज़ का वेट कर रहा था। पहले छोटे रोल में आया, फिर इसमें आया, फिर इसमें आया, फिर इसमें आया, अब उसका सुप्रीम टाइम आ गया था जब वो लीड रोल में कास्ट होगा। तो अचानक से इंडस्ट्री ने एक शिफ्ट मारा है और मेजरली सिंगर्स को उठा के उन्होंने एक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब सिंगिंग कौन करेगा? तो अब एक नया ट्रेंड सेट हो रहा है कि आपने अगर एक्टर बनना है तो आपको सिंगर बने। सी मतलब कितना उल्टा है। अगर मेरा डॉक्टर बनना है तो मैं पहले इंजीनियर बनूंगा, नहीं तो ये तो यानी कि फिर वो बात तो सही होगी ना कि आपको कोई और स्किल सेट रखना चाहिए। हमारी इंडस्ट्री के हिसाब से आपको कोई और स्किल सेट होना चाहिए, आपको रखना चाहिए। अगर आप इंडिया में हैं तो आपको ये पता है 12 साल लगाऊंगा, 10 साल लगाऊंगा, वैल्यू जो है ना एक्टिंग स्किल्स की, एक्टिंग स्किल सेट की है। बोले वो इरफान खान हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, पंकज त्रिपाठी हो, उन्हें अपनी इंडस्ट्री पर एक चीज़ पर यकीन था कि यार 15 साल लगा के स्ट्रगल तो करूँगा, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो मेरे स्किल सेट की। अच्छा, ये जो नैपा के जो टीचर्स हैं तो उनके बारे में क्या ख्याल है कि उन्होंने हमें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो खुद टीचर्स भी कहते हैं हमारे कि हमने बहुत, उस वक्त जब हम नया बना रहे तो हमें भी नहीं पता था क्या पढ़ाना है। तो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि उन्होंने जो भी हमें पढ़ाया वो अपनी तरफ से वो ज़्यादा बता गए और हमारी खुशकिस्मती थी कि हमने ज़्यादा ले लिया उनसे। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या ये बात सही है? तमाम जो टीचर्स थे ये खुद यूके से पढ़कर आए थे। लंदन अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक एंड म्यूजिकल आर्ट्स से तलत साहब, राम साहब, खालिद साहब, ये सब लोग ग्रेजुएट्स थे। और ज़िया साहब रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से ग्रेजुएट थे, पराडा से। तो ऐसा हो नहीं सकता, मतलब सीड में भी, डीएनए में भी इम्पॉसिबल है कि ये जो पढ़ाएं ये उन्हें शायद उस वक्त समझ में ना आ रहा। सही। उन्हें सब पता था, जब वो पढ़ा रहे होंगे हमें तो उनको भी उनके जो 6 साल जिन्होंने वहाँ गुजारे वो रिपीट हो रहे होंगे दिमाग में। तो वो उन्होंने अपनी इमोशनल मेमोरी से चीज़ें निकाल कर हम लोगों को जितना समझाया, बल्कि ये सही है वो हमें ज़्यादा समझा गए, ज़्यादा बता गए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आग जो लगाई है वो उस वक्त तो नहीं आ रही थी समझ में। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जिस तरह 70 स्टूडेंट्स आए थे हमारे बैच में और 13 ग्रेजुएट्स हुए थे, बाकी सब इसलिए भाग गए, सब शाहरुख खान बनने आए थे। ठीक है, सबको लगा था कि हम हीरो बन जाएंगे। जब उन्हें लगा कि यहाँ पे फ़लसफ़ा पढ़ना पड़ेगा,
सोशियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, दुनिया जहान का लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, शेक्सपियर पढ़ना पड़ेगा, हाँ। सारे प्लेस पढ़ने पड़ेंगे। तो उसके बाद उस वक्त भी लोगों को समझ में नहीं आया, इवन कि मैं भी उनमें से एक था। मैंने कहा क्यों पढ़ूँ, लेकिन जब मैं ग्रेजुएट पढ़ा हल्का फुल्का, ग्रेजुएट होने के बाद जब मैंने पढ़ा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यही तो है दुनिया, यही तो है समझ। फिर उसके बाद से जब मैंने तन्हाई में जब पढ़ना शुरू किया तो ये वही आग है। वो आग सुलग रही थी लेकिन भड़की नहीं थी। तो वो जो आग लगाई है हम लोगों के अंदर, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। और अच्छी बात ये है कि हमें उन लोगों ने पढ़ाया जो खुद पढ़ कर आए थे, जिन्हें खुद पता था कि क्या पढ़ा रहे हैं। जो सबसे अच्छी याद है कि हमारे उस्ताद पढ़े लिखे उस्ताद थे। सही। तो बस ये तो बहुत अच्छा हमारा रहा है अभी तक का, और जो हम 3 साल पढ़े भी साथ और अभी तक हम मिलते रहते हैं साथ, कुछ काम भी होता रहता है, तो ये बहुत अच्छा लगता भी है। और अपने उस दौर को हम छोड़ते नहीं हैं, सीखने वाले अमल में हमेशा रहते हैं। और मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपका कि आप आए, इतना टाइम निकाला। और कई दफ़ा ये हमारा स्केड्यूल चेंज होता रहा, लेकिन फिर भी आप आए और आज हमारा ये शो हो गया है। तो अगले फिर किसी और अच्छी सी पर्सनैलिटी के साथ इसी तरह, जैसे अली रिजवी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की और बहुत सच्ची बातें की हमारे साथ। तो ऐसी किसी और पर्सनैलिटी के साथ अगले प्रोग्राम में हम फिर हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।